स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज हम अपनी क्लास को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इससे जो पहले फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट किए थे, जिस मैथमेटिकल टूल्स में हमने ग्राफ प्लॉट किया था। अब उसमें बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर आप फिज़िक्स पढ़ाओ, आप तो क्या मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहे हो हमें। तो भाई एक चीज़ क्लियर करें आप, क्योंकि आप जानते हैं कि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ रिलेटेड टू द फिज़िकल वर्ल्ड, और फिज़िक्स को पढ़ने के लिए आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ये कहें, मैं ये कहता था कि फिज़िक्स का बैकबोन न्यूमेरिकल्स है, और न्यूमेरिकल्स कहाँ से सॉल्व होंगे? मैथमेटिक्स से। तो बहुत सारे फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैथमेटिक्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो फिज़िक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड अगर करना है तो कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने हैं, जो टूल्स शायद आपने 10th क्लास में 9th क्लास में ना पढ़ा हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो शायद वो इन चीज़ों को ना पढ़ें। जिन बच्चों को मैथ्स पढ़नी है वो डेफिनेटली ये चीज़ें मैथ्स में पढ़ेंगे, बट तब तक फिज़िक्स में हम बहुत आगे निकल चुके होंगे और हमारे लिए समस्या बढ़ेगी। तो मैथमेटिकल टूल्स को थोड़ा सीरियसली लें, और मैथमेटिकल टूल्स में आप देखेंगे कि आगे की बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं। ये आगे के चैप्टर्स से रिलेटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ना ग्राफ बनाने सीखे थे, ऐसे ये ग्राफ था हमारे पास। हम एक तरफ क्या करते थे, एक तरफ हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट रखते थे और यहाँ पर डिपेंडेंट क्वांटिटी रखते थे, जैसे y और x, या x और यहाँ पर, और हमने ऐसे ग्राफ बनाए थे। और मैंने आपको ग्राफ वोल्टेज और करंट का लेके बताया था, और मैंने आपको बताया था ग्राफ में दो खास चीज़ें, एक तो स्लोप जिसको हम tan थीटा लिखते थे, जिसको हमने m से रिप्रेजेंट किया था, साथ में हम लिखते थे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, या हम लोग लिख देते थे डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो ये हमारा स्लोप था। और दूसरा हमने बताया था एरिया। दूसरी बात हमने आपको बताई थी एरिया, और एरिया के लिए हम क्या करते थे, x इंटू वाई कर देते थे। इसके लिए भी मैंने बताया था, फिजिक्स के लिए हम क्या करते थे, स्लोप के लिए हम y में जो क्वांटिटी होती थी और x में y की क्वांटिटी और x की क्वांटिटी को हम डिवाइड कर देते थे, और यहाँ क्या करते थे, x की क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देते थे किस क्वांटिटी से, y की क्वांटिटी से। तो हमें पता चल जाता था कि क्या सिग्निफिकेंस है एरिया का और क्या सिग्निफिकेंस है स्लोप का। और अगर मैं यहाँ ग्राफ आपको बोलता कि यहाँ पर मैं आपको पोजीशन दे दूँ या डिस्प्लेसमेंट दे दूँ, यहाँ टाइम दे दूँ, यहाँ पर मैं आपको पोजीशन दे दूँ, यहाँ पर टाइम दे दूँ, और मैं ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दूँ, देखो ये ग्राफ, या मैं आपको यहाँ पोजीशन यहाँ टाइम और ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दूँ, यहाँ मैं ऐसे, और ये पोजीशन ये टाइम, और यहाँ पर ग्राफ में ऐसे प्लॉट कर दूँ, या यहाँ पर देखो आप ये पोजीशन ये टाइम और ग्राफ में ऐसे प्लॉट कर दूँ। तो मैंने सिंपल आपको बताया था कि अगर इस ग्राफ का हमसे कोई स्लोप पूछे, तो स्लोप के लिए हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज स्पीड। तो हर एक ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्पीड या वेलोसिटी भी कह सकते हो, अगर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो तो वेलोसिटी। हर एक ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। हर एक ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। फिर देखें यहां की जो वेलोसिटी है, जिसको मैं वेलोसिटी कह रहा हूं, ये वाली वेलोसिटी, क्योंकि ये स्लोप ये एंगल कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलते हैं, यहां की वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर ये देखो ये स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। ये स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। यहां वेलोसिटी 0 है और यहां वेलोसिटी इनफाइनाइट।
तो हमने स्लोप से ये पढ़ा और उसका एरिया के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने ज़्यादातर डिफाइन नहीं की है, तो एरिया का इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। इस ग्राफ में सिर्फ स्लोप का सिग्निफिकेंस है। इसके बाद अगर आपने क्लास 9th में ये ग्राफ पढ़ा हो, एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ टाइम, एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ टाइम, फिर वेलोसिटी फिर टाइम फिर वेलोसिटी फिर टाइम, अगेन वेलोसिटी अगेन टाइम, फिर से वही शेप। मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5, आपको 5 शेप याद रखनी है। ऐसी शेप ऐसी शेप ऐसी शेप ऐसी शेप ऐसी शेप। देखो इस ग्राफ में एक तो स्लोप है, स्लोप के लिए मैं m लिख रहा हूं, दूसरा एरिया, इसमें भी m होगा एरिया होगा, इसमें भी स्लोप इसमें भी एरिया, इसमें भी स्लोप इसमें भी एरिया, हर एक में स्लोप और एरिया फाइंड आउट करके देखते हैं। स्लोप, अच्छा इसका जो स्लोप पूछेगा आपको, यहां पर क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ ये तो हम कर चुके, ये यहां पर देखो स्लोप निकालना है, तो ये क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ये क्वांटिटी, दिस इज वेलोसिटी दिस इज टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन, और एरिया वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, यहां पर भी एक्सेलरेशन और एरिया यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट, यहां पर भी एक्सेलरेशन और यहां डिस्प्लेसमेंट, यहां पर भी एक्सेलरेशन और यहां डिस्प्लेसमेंट। यानी कि शेप पे नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है आपको, अगर क्वांटिटी पूछे तो। क्लियर? और इसमें क्या है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। अगर आप यहां की बात करो, यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, यहां का एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीजिंग, यहां का एक्सेलरेशन क्या है, डिक्रीजिंग, यहां का एक्सेलरेशन कितना है, 0, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी अगर आप बोलते हैं, और यहां का एक्सेलरेशन कितना है, इनफाइनाइट। तो ये ध्यान रखें, इतनी चीजें हमने पढ़ी थी पिछली बार, मैंने आपको रेजिस्टेंस, मैंने आपको वीआई के ग्राफ से एक्सप्लेन किया था। आपके पास ये ग्राफ प्लॉट करने को आते हैं, जब आप काइनेमेटिक्स स्टार्ट करोगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आपको ये ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे, और ये चीजें अभी आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो ये मैथमेटिकल टूल्स का फायदा है। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि सर कुछ ग्राफ ऐसे आते हैं, इसका क्या मतलब है। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें, और उनके कुछ क्वेश्चंस थे, उनमें उन्होंने कुछ ग्राफ दिए थे कि सर इस ग्राफ के लिए क्या करना है। आपने थोड़ा बहुत तो ग्राफ के बारे में बताया, पर इन ग्राफ्स का आपने बताया नहीं। ये बच्चों के कमेंट थे, तो देखें आप कौन से ग्राफ बोले उन्होंने कहा कि सर देखो ये ग्राफ है, मान लो एक तो आपने ऐसे बनाया था, पर अगर मैं ऐसे बना दूं, या मैं यहां से ये बना दूं, या यहां से ये बना दूं, या यहां से ये बना, देखो ये सारी इक्वेशंस किसकी है, स्ट्रेट लाइन की। सारी इक्वेशंस किसकी है, स्ट्रेट लाइन की। और आपको यहां साफ नजर आ रहा है कि ये x = y का ग्राफ है, और आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, ax + b/y = c। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अगर मैं क्या करता हूं, यहां से y = -ax + c dy, तो यहां से y कितना आएगा, -a/b × x + c। ये आ गई इक्वेशन। और जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने का तरीका बताते हैं, जिसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कि अगर एक ग्राफ का
स्लोप दे रखा हो और साथ में वाई एक्सिस को वो कहाँ इंटरसेक्ट करता है। याद रखने क्या गिवन है आपके पास, एक तो आपके पास स्लोप गिवन है और दूसरा क्या गिवन है, वाई इंटरसेप्ट। जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है, जिनके पास है वो मैथ्स में सीखेंगे और मैथ्स टीचर आपको ज़्यादा डीपली बताएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या कहता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m क्या है, आपका स्लोप है और c क्या है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट। तो अब आप देखें इस ग्राफ का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि इसका स्लोप जो है, स्लोप वो पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, जीरो। स्लोप तो है, झुकाव तो है, ये थीटा एंगल है। क्लियर। यहां देखें इसका क्या मतलब है, यहां भी थीटा एंगल, तो इसका स्लोप भी है और स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप भी पॉजिटिव है, क्योंकि झुकाव तो है ही ना, ऐसे ना होके ऐसे तो है ही झुकाव, और वो पॉजिटिव है क्योंकि एंगल आपको किसके साथ लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो 90 से छोटा है। अगर इसका y इंटरसेप्ट की बात करें, y इंटरसेप्ट, तो वो भी पॉजिटिव है। यहां पर इतना है y इंटरसेप्ट, ये जो भी इसकी वैल्यू है। क्लियर। यहां देखिए इसका ये झुकाव, ये तो पॉजिटिव है, यानी इसका स्लोप जो है m वो तो पॉजिटिव है, बट y इंटरसेप्ट क्या है, इसका नेगेटिव है। ध्यान रखें आप। यानी अगर मैं आपको बोलूं कोई ग्राफ -5 से स्टार्ट होता है, मान लो अगर मैं ये पोजीशन टाइम ग्राफ दे और मैं बोलूं कि वो -5 से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होगा तो 0 और यहां से स्टार्ट होगा तो +5, -5 से स्टार्ट होता है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ऐसे, या कांस्टेंट स्पीड से चलता है। तो ये ग्राफ है, इसका क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, यहां पर नेगेटिव y होता है, आपको पता है। यहां देखें, यहां पर ये वाला एंगल देखिए 90 से ज्यादा है, 1090 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और अगर यह सिंपल याद रखें, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, जिन्होंने पढ़ी है ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान रखें कि अगर 90 से ज्यादा एंगल हुआ और tan थीटा हम कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। यानी स्लोप, क्योंकि एंगल 90 से ज्यादा है और tan थीटा स्लोप होता है तो ये नेगेटिव आएगा स्लोप। और इसका y इंटरसेप्ट देखो, ये यहां कट कर रहा है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। अगर आप इस ग्राफ की बात करें, यहां देखें आप, इसको एक्सटेंड करें और x एक्सिस के साथ ही देखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ये है, यानी इसके साथ एंगल, ये पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस की और ये नेगेटिव डायरेक्शन, यहां पर फिर से 90 से ज्यादा का एंगल है, तो इसका स्लोप भी नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट, y एक्सिस को यहां कट कर रहा है, ये भी नेगेटिव। तो ध्यान रखें, जब कोई पार्टिकल जिसकी पहले वेलोसिटी नेगेटिव हो वहां से स्टार्ट हो तो आप बना सकते हो। अब आप एक सिंपल सी बात समझें, मैं आपके पास एक इक्वेशन दे रहा हूं, y इक्वल टू 3x प्लस 5। मैं आपसे स्लोप पूछूं तो सिंपली इस इक्वेशन से कंपेयर करो, तो इसका स्लोप कितना होगा, 3 मतलब स्लोप मतलब tan थीटा की वैल्यू 3 है और y इंटरसेप्ट कितना है, 5। तो ये आपको यूज आता है क्योंकि इसकी आप जरूरत होती है, आपको निकालना होता है। अब हम अपने मैथमेटिकल टूल्स के थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अभी हमने ग्राफ प्लॉट करना सीखा है, अब हम क्या करते जा रहे हैं, कुछ खास चीजें देखने जा रहे हैं और जिसमें हमारे पास समस्या ग्राफ से ही शुरू होती है। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं हमारे सामने वो प्रॉब्लम तभी आ जाती है। देखिए क्या प्रॉब्लम आती है, ध्यान से समझें। ये प्रॉब्लम ग्राफ को पढ़ते समय हमारे पास आता है।
हमने जो ग्राफ पढ़े थे, हम ग्राफ छोटे छोटे बना रहे हैं, एक बड़ा ग्राफ बाद में बनाएंगे। स्वागत। तो हमारे पास ये तीन ऐसे मैंने तीनों बनाए, एक्सेस बनाए अभी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस में छोटे छोटे बनाए ताकि आप समझो। आपने एक शेप तो ऐसे देखी थी और इसका देखो यहाँ पर एंगल कांस्टेंट। अच्छा देखो इस पॉइंट पर एंगल थीटा ही है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तब भी आपको एंगल निकालना है, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ये एंगल भी थीटा। अगर आप यहाँ पर एंगल निकालना चाहते हो तो यहाँ पर भी एंगल थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ हर पॉइंट पर एंगल सेम है तो हर पॉइंट पर स्लोप भी सेम होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। पर जब आपने ग्राफ बनाए थे तो मैंने ऐसे भी ग्राफ बनाया था और ऐसे भी ग्राफ बनाया। ये कर्व है, ये एक कर्व है, और कर्व किसका है? इसमें कर्व, जैसे ये जो ग्राफ है ये तो स्ट्रेट लाइन का है, ये तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, 0 0 से कुछ चेंजेस आएंगे, पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने ये पढ़ी है। अगर आपको ध्यान हो तो इसके लिए हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी उसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डाल के पढ़ा था। ये इसमें हमने इसको इंडिपेंडेंट माना था और इसको डिपेंडेंट माना था और टेबल बनाई थी, याद होगा तो पहले लेक्चर में कराया हमने ये। तो हम इसको y इक्वल टू एफ एक्स, इसको हम फंक्शन कहते हैं, यानी y डिपेंड्स ऑन x, इसीलिए हम कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। यानी इसी में देखो आप, अगर आप x मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो y 1 होगा, x की वैल्यू अगर 2 लोगे तो y 4 होगा। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी कह सकते हो कि y जो है वो x का फंक्शन है। तो ये भी कोई फंक्शन का ग्राफ होगा, ये इस फंक्शन का ग्राफ है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जानी, तो हम हर फंक्शन के लिए कोई ना कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं और हमारे पास ये ऐसा ग्राफ आया है और ये ग्राफ भी था, ये फंक्शन ये है, ये फंक्शन ये है, इसका कुछ और फंक्शन होगा, है ना, इसको, हाँ, यानी फंक्शन को हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं। कुछ लोग इसको वाई भी लिख देते हैं, तो चाहे आप एफ एक्स लिखो चाहे आप वाई लिख दो, बात बात। यानी x और y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के बीच का जो वेरिएशन होता है उसी को हम ग्राफ से प्लॉट करते हैं। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, सर ये तो आपने बता दिया था, अब आपने दोबारा क्यों बता रहे हैं? देखिए क्या होता है, मैं बात कर रहा था स्लोप की, यहाँ पर तो स्लोप बहुत आसानी से हमने निकाल लिया, हर पॉइंट पर स्लोप एक जैसा है। अब आप यहाँ देखें, इसमें इसी ग्राफ को देखें आप ध्यान से, ऐसे मैं आपसे इस पॉइंट पर स्लोप पूछूं, मैं आपसे इस पॉइंट पर स्लोप पूछूं, कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कहोगे सर आपने इस पॉइंट पर बोला है तो हमने तो सीखा हुआ है कि यहाँ से हम एक टेंजेंट डालेंगे और ये जो टेंजेंट एंगल बनाएगा ये 1 है, तो tan थीटा 1, सर जी ये स्लोप होगा इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। फिर मैं आपको कहूं कि यहां पर बताओ, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, लो जी एक और tan थीटा, ये थीटा 2 आ गया और इसका स्लोप जो है m2 वो tan थीटा 2 आ गया। तो भाई साहब हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप आ रहा है, समस्या है, हर पॉइंट पर स्लोप चेंज हो रहा है इसमें। यानी कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान रखना है यहां पर चेंज, इसका मतलब है चेंज, हर पॉइंट पर चेंज है। तो ये सिंपल तरीका जो हमने स्लोप के लिए निकाला था, m के लिए हमने निकाला था y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, और ये हमने कहा इसको डेल्टा y बाय डेल्टा x। आप कहोगे सर डेल्टा y बाय डेल्टा x,
यानी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 स्लोप। ओके सर, ये भी तो चेंज है, ये भी तो चेंज है, देखो ये भी चेंज है पर ये भी चेंज है। देखो यहां पर भी हर जगह चेंज ही तो हो रहा है, पर इसका चेंज क्या है, स्लोप हर जगह सेम है। यहाँ पर सिर्फ ये दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, झुकाव चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर हर जगह झुकाव भी चेंज हो रहा है। यानी कि जो चेंज है, चेंज के लिए हमारे पास जो मेन फैक्टर है, जो मैं बताना चाहता हूँ, चेंज का पता करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। भाई मैं आज हूँ, आप मुझसे पूछोगे मेरे में अभी कितना चेंज आया है। भाई आपने अगर मुझसे कुछ दिन पहले देखा होगा, फर्स्ट मीटिंग में आप थोड़ा ना बता सकते हो कि किस में कितना चेंज आया। आप किसी बंदे को देखते ही नहीं, किसी से आप मिले ही नहीं, वो आपको देखते ही बोले हाँ भाई मेरे में कितना चेंज आया है, आप क्या कहोगे? कुछ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आपने उसको चेंज के लिए आपको ऑब्जर्व करने का टाइम मिलना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा क्या था, वेलोसिटी पढ़ी। अगर आपको ध्यान हो, वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। 9th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो ध्यान रखें। आप रुके हुए हो, आपकी स्पीड बढ़ रही है, आप कह रहे हो एक्सेलरेट कर रहे हैं। बाइक चलाते हो, एक्सेलरेटर की स्पीड देते हो, गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है। स्पीड को जब बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो ब्रेक लगा के, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड वो हो गया। इसके बाद देखो आप यहाँ हो, मैं यहाँ से यहाँ चला गया, मैं यहाँ से यहाँ चला गया, पोजीशन चेंज हो रही है। ये जो लिखा हुआ है, ये देखो, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो, ये चौक यहाँ है, अभी यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, चेंज इन पोजीशन हो रहा है। इसी को हम स्पीड कहते हैं या वेलोसिटी कहते हैं, चेंज इन पोजीशन। तो यहां पर ये चेंज है और ये स्लोप में भी चेंज है, ये चेंजेस हैं, चेंजेस। एक्सेलरेशन में जो हमने पढ़ा, वेलोसिटी में भी हमने पढ़ा। एक बात हमने और पढ़ी थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो हम अपने स्पीडोमीटर से नापते हैं। इंस्टेंटेनियस नाम सुना है? नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए आप। मान लो ये चौक यहाँ से यहाँ मूव करता है 10 सेकेंड, मान लो ये 5 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड में पहुँच जाता है। तो आपने क्या कहा कि इसकी जो स्पीड, एवरेज स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड। पर आप सोचो, ये ऐसे भी तो जा सकता था और एकदम स्पीड बढ़ा ले, कभी कम कभी ज़्यादा। आपने एक इंटरवल पे स्पीड निकाली थी, एक इंटरवल में होने वाले पोजीशन के चेंज को कहा था आपने। पर एक चेंज आपने पढ़ा था जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। जैसे मान लो, हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं आपको, सिंपली मान लो एक कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है और उसकी एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। सोचो आप यहाँ से आप जहाँ भी रहते हो, उस लोकेशन से आपके घर के आसपास कोई मार्केट है, उस मार्केट में आप जाते हो और घर वापस आते हो। मान लो मार्केट 2 किलोमीटर में है, 2 किलोमीटर आप गए और 2 किलोमीटर वापस आए, 4 किलोमीटर आपने सिर्फ ट्रेवल किया। मार्केट गए आप, 1 घंटा आप मार्केट में बैठ गए और आपको लगा कितना, 20 मिनट आने में। देखो सिर्फ आपने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, यानी 4000 मीटर। ठीक है, आपका जाने का टाइम सिर्फ आपको 5 मिनट लगता है, 5 मिनट आने में, 10 मिनट, 50 मिनट आप मार्केट में और बैठ गए। या सपोज करो 10 मिनट, 5 मिनट जाने का, 5 मिनट आने का, 30 मिनट और बैठ गए आप। 40 मिनट आपने टोटल वेस्ट कर दिया। यानी आपकी कितनी हो गई, 100 मीटर पर मिनट। क्योंकि 10 मिनट जाने का, 5 मिनट जाने का, 5 आने का और 30 मिनट आप बैठे थे, टोटल 40 मिनट। ये आपकी एवरेज होगी, ये आपकी एवरेज होगी। एवरेज बहुत कम, ये बहुत कम है। अगर आप 1 मिनट में 100 मीटर चल रहे हो, इसका मतलब बहुत धीरे चल रहे हो आप।
पर अचानक मैं आपसे किसी टाइम पे पूछूंगी भाई जब तू चला रहा था अपनी गाड़ी तो तेरी स्पीड कितनी थी, तो क्या आप 100 ही बोलोगे हर बार? नहीं, आपका स्पीडोमीटर जब आपने बाइक रोकी होगी, गाड़ी रोकी होगी, तो स्पीडोमीटर की रीडिंग 0 बता रही होगी। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते और घटाते जाते होगे बार बार वो रीडिंग चेंज होती जाएगी। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपकी स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। याद रखें, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों ही चेंज की वजह से आते हैं। अगर जैसे मैंने आपको बोला था कि एक व्यक्ति आपको मिले और अचानक वो आपसे पूछे कि आप में चेंज कितना है, मेरे में होने वाला चेंज कितना है, आप उससे पहले मिले नहीं, आप चेंज कैसे जस्टिफाई करोगे? तो चेंज के लिए तो हमें एवरेज चाहिए। फिर ये इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है? वो स्पीडोमीटर जो रीडिंग बताता है वो इंस्टेंटेनियस को कैसे बताता है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? चेंज यहाँ भी हो रहा है बट यहाँ पर हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है एट एवरी इंस्टेंट। यहाँ पर एक इंटरवल में हो रहा है, यहाँ पर एक इंटरवल है। तो ये चेंज निकालने का तरीका है। इस चेंज को समझने के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज किया है जिसको डेरिवेटिव्स कहते हैं। डेरिवेटिव्स चेंज को समझने के लिए। तो ध्यान रखें ये सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। एक तो इसमें हर पॉइंट पर निकलने वाला अलग अलग स्लोप वाली समस्या भी थी। एक और चीज समझें इसी के साथ, स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें। एक और समस्या समझें, क्योंकि हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो पहले हम ग्राफ में समस्या निकालते हैं, समझ लें। देखो एक तो क्या है, इस कर्व में हर जगह स्लोप एंगल अलग अलग है, तो हमारे लिए समस्या है कि हम कैसे कैलकुलेट करें और एक पॉइंट पर हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि हमने जो स्लोप कैलकुलेट किया था उसमें 2 पॉइंट लिए थे हमने उसके। तो ये समस्या थी कि भाई किसी एक पॉइंट पर हम एंगल कैसे, स्लोप कैसे कैलकुलेट करें। 2 पॉइंट के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला था, एक पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करें, ये हमारे लिए समस्या है पहली बार इस ग्राफ के अंदर। दूसरी समस्या हमारे पास क्या है कि अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं हम, तो वो 2 पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं। भाई मुझे एक बार गाड़ी यहाँ दिखी, एक बार यहाँ दिखी, तो मैंने दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया, टाइम कैलकुलेट कर दिया, तो मैंने आपको बता दिया कि स्पीड कितनी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई अब अचानक सोचो, आपके आंखों के सामने ये उंगली है, ये आए ही नहीं, अचानक ऐसे आ जाए, आपको कुछ दिखे नहीं, एक सेकंड के लिए आपके सामने आती है और वो गायब हो जाती है, तो आप उसकी स्पीड कैसे मेजर करोगे? भाई 1 सेकंड के लिए आई है, ना इधर गई ना इधर गई, सिर्फ एक बार दिखी और गायब, तो कैसे निकाल पाओगे? वो समस्या भी है। अगर वो समस्या, तो हमारा स्पीडोमीटर कैसे रीडिंग बताता है? फिर समझो, जब एक और प्रैक्टिकली समझो, एक ड्राइवर है, कोई गाड़ी चला रहा है और उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है, बहुत कम स्पीड है, पर अचानक उसका एक्सीडेंट होता है और बहुत मिसहैपनिंग होती है। सोचो क्या उस 30 किलोमीटर पर आवर से मिसहैपनिंग हो सकती है? नहीं, 30 तो उसका एवरेज है, उसके ऊपर जो घटना घटती है वो उसके इंस्टेंटेनियस स्पीड की वजह से आती है। कभी कभी वो गाड़ी 100 की स्पीड से भी चला रहा होगा, तो जो एक्सीडेंट जब हुआ होगा उस समय स्पीड 100 की होगी। पर हम प्रैक्टिकल लाइफ में किसकी बात करते हैं? एवरेज की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट इसलिए लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो जो पर्टिकुलर टाइम है, जिस टाइम पर उसकी स्पीड 100 थी, उस स्पीड में जो उसका कोलिजन हुआ वो बहुत इफेक्टिव था। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वर्ड भी बहुत इफेक्टिव है। जैसे एवरेज इंटरवल के लिए स्लोप इंपॉर्टेंट है, वैसे किसी पॉइंट का भी स्लोप इंपॉर्टेंट है, और ये हमें फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। इसके साथ साथ आप यहां पर देखो, ग्राफ में हमने एक और प्रॉब्लम देखी, एरिया निकालना था। मान लो इसका एरिया अगर निकालना हो तो ट्राइंगल बन जाएगा, आराम से निकाल लोगे। इसका एरिया निकालना हो तो मतलब एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का एरिया निकालना हो तो आसानी से निकाल लो। यहां देखो, ये लाइन और वाई एक्सिस के बीच का एरिया निकालना हो आसानी से निकल जाएगा, आसान है एरिया निकालना। बट आप सोचो, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। मैं अभी समस्याएं बता रहा हूँ, कुछ पढ़ा नहीं रहा आपको, सिर्फ आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो आप फेस करोगे आगे आकर के। आप सोचो
कि अगर यहां पर ऐसी शेप ऐसी ना होकर, क्योंकि देखो यहाँ तो रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, एक ज्योमेट्री अच्छी है, आसानी से आप एरिया कैलकुलेट कर दिया। अब आप यहाँ सोचो ये कोई फंक्शन है और मैं आपको कहूं कि मुझे बेटा इसके अंडर का एरिया बताओ, ये एरिया बताओ, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, क्या कर लेते हैं हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं, इसकी लंबाई dx ले लो, dx लंबाई के बहुत सारे टुकड़े काट लो, यहाँ पर लंबाई मान लो ये लंबाई y1 है, इसका y2 है, क्योंकि लंबाई तो बढ़ रही है ना, अलग अलग हो रही बार बार। हाँ ये टुकड़ा मैंने फिक्स रखा है और ये सबके लिए अलग अलग रखा है, ये y3 है, ये y4 है, कह रहे ये सेम रखा है और ये वाला अलग अलग रखा है, अलग अलग। तो क्या करूंगा, अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो, किसका, इसका, तो मैं क्या करूंगा dxy1, क्योंकि एक छोटा सा मैंने रेक्टेंगल की तरह काटा है, इसका क्या करूंगा dxy2, इसका एरिया dxy3, इसका dxyn, सॉरी y4 है, इसका dx और ये yn। तो कहता ठीक है सर आप ऐसे कर लो, एरिया का टोटल निकालना है तो समेशन i इक्वल टू 1 to n और dx तो सब में कॉमन है और यहां y है, ऐसे निकाल लो एरिया। और आप सोचो क्या हम टेक्निकली सही है? देखो अगर एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं ऐसे, तो ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, पर यहाँ देखो आप, यहाँ ये पैरेलल नहीं है, यहाँ कर्व होने की वजह से थोड़ा सा मैं इसका फ्रेम बड़ा कर रहा हूँ। याद रखना एलिमेंट छोटा है, मैं सिर्फ फ्रेम बड़ा कर रहा हूँ, ये ऐसे है, ये कर्व है, ये यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये है, आप हाइट ले रहे हो ये वाली, पर देखो यहाँ दो अलग अलग हाइट है, इससे सिर्फ आप एक हाइट से सिर्फ आप एक ही चीज कैलकुलेट कर रहे हो। या अगर आप ये बड़ी वाली हाइट ले रहे हो, इसका मतलब आप ये ले रहे हो यहाँ से यहाँ तक ये, तो ये एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है। या अगर आप छोटी वाली हाइट लोगे, अगर आप छोटी हाइट लो, ऐसे देखो ये कर्व ऐसे है, अगर आप ये छोटी वाली हाइट ले रहे हो सिर्फ, अगर आप पूरी बड़ी वाली हाइट ले रहे हो ये वाली, तो इसका मतलब आप ऐसे करके रेक्टेंगल सपोज कर रहे हो, ये एरिया एक्स्ट्रा ले रहे हो आप। और अगर आप छोटी वाली हाइट लेते हो तो सिर्फ ये एरिया निकाल रहे हो आप, इतना एरिया जो ऐसे करके कर्व वाला, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये बिना कैलकुलेटेड बच गया। यानी ये समस्या हमें एरिया निकालते समय भी आएगी, यानी जब हम स्लोप निकालेंगे, जब हम एरिया निकालेंगे ऐसे ग्राफ का, तब हमारे पास ये प्रॉब्लम आने वाली है। सिंपल तरीके से नहीं होगा। जब हम गाड़ी की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब हमें स्पीड निकालनी हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी हो, तब भी हमारे लिए समस्या आएगी। तो इन सभी कॉन्सेप्ट का जवाब फिजिक्स में मिलने के लिए फिजिक्स ने मैथमेटिक्स का यूज किया, और उस ब्रांच को जो इन सारे सवालों के जवाब देता है उसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस, स्क्रीन को पॉज करके इनको राइट डाउन कर लिया करें, और अब मैं आपको इन सब के जवाब भी दूंगा और बताऊंगा भी कि कैलकुलस क्या है। क्या है कैलकुलस? देखिए आप, कैलकुलस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। क्या है कैलकुलस? कोई पूछे व्हाट इज कैलकुलस? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कैलकुलस, ये कैलकुलस दो तरीके के होते हैं, इनको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है ये। एक को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, बहुत बड़ा पार्ट।
अपने आप में कैलकुलस बहुत बड़ा है और फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। प्रैक्टिकली हम लोग ज्यादातर कैलकुलस ना बोल करके हम लोग डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। डिफरेंशिएशन यूज करते हैं और इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। बट वैसे बोलो तो ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस। अब ये जो इंटीग्रल कैलकुलस है, ये इंटीग्रल कैलकुलस, इसके दो पार्ट और हैं इंटीग्रल कैलकुलस के। एक जो है वो है इनडेफिनिट, याद रखना। जो इंटीग्रल कैलकुलस है यानी इंटीग्रेशन है, उसके दो पार्ट हैं, एक इनडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। अब ध्यान रखें, हमने बात पढ़ी थी फंक्शन की। फंक्शन हमने देखा था ग्राफ में यूज होता है, बताया था ना कि हम ग्राफ किसका प्लॉट करते हैं, फंक्शन का। फंक्शन की बात देखो यहां पर, अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम। भाई टाइम के साथ अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी आपकी जो वेलोसिटी है वो किस बात पर डिपेंड करती है, टाइम पे। अगर टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप कहोगे वेलोसिटी है, नहीं हो रही है तो नहीं। और एक्सेलरेशन, ये भी फंक्शन है। एक्सेलरेशन भी किसका फंक्शन है, एक तरह से टाइम का फंक्शन है या वेलोसिटी का। तो ये सब सारी कहानी तो फंक्शंस पे ही है। और कैलकुलस भी कहाँ काम करता है, फंक्शन पे काम करता है। तो जब हम कैलकुलस की बात करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो जहां पे डिफरेंशियल कैलकुलस यूज होगा वहां d/dx यूज करेंगे, सिंपल। अगर हमारे पास एक फंक्शन है fx, या y भी बोल सकते हो, ठीक है। ये फंक्शन किसका है, x का। फंक्शन t के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिखूं y = t⁻², तो इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ t। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसको dy/dx, ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, उसके रिस्पेक्ट में जिसका ये फंक्शन है। यहां देखिए, इस जगह पे आ जाए, ये मैं यहां पर y = t² डाल रहा हूं, यानी ये फंक्शन किसका है, t का। और यहां पर हम लिखेंगे dy/dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। यानी जहां पर भी d/dt या d/dx जो नीचे है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पे जो डिपेंडेंट होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और ये सिंबल होता है, जहां भी आपको ये दिखे आप समझ लेना आपको डिफरेंशिएशन करना है, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करना है। सीधे रास्ते में ये होता है। इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था एक सिंपल कि कर्व जैसा होता है। अगर मैं इसी फंक्शन को ऐसा एक निशान, क्योंकि कर्व वाली बात है, यहां पर मैं fx साथ में dx लिख दूं, ये इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंबल है। और जहां पर आपको इंटीग्रेशन fx dx के साथ a to b ऐसी कुछ लिमिट नजर आए तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है। जैसे समझ लो एक बात, कहीं पर आपको लिखा हो d/dt ऑफ t⁵, ये क्या है, डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना। कहीं पर ये लिखा हो इंटीग्रेशन x² dx, ये इंटीग्रेशन है, ये क्या है, इंटीग्रेशन। कहीं पर ऐसा लिखा हो 2 to 4 और लिखा हो x² dx, ये भी इंटीग्रेशन है। फर्क क्या है, इसमें लिमिट है तो ये डेफिनेट है और ये क्या है, इनडेफिनेट है।
तो ये डिनोट करने का तरीका है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को। अब सवाल आता है कि कैसे सिंप्लीफाई करता है ये हमारे कॉन्सेप्ट को। अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करने का तरीका। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इसी को रिवाइज करें, अच्छी तरह पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।